सियाई राम। हजूर जी की प्यारी साज संगत जी, ये घटना कोविड के उन बुरे दिनों की है जब लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अप्रैल 2021 की घटना है। हम सभी परिवार वाले हजूर पिताजी का जन्मदिन मनाकर जबलपुर से दिल्ली वापस आ गए। वापस आते ही मुझे थोड़ा बुखार हो गया। अभी कोविड का लॉकडाउन नहीं लगा था। बुखार होने पर मैंने क्रोसिन की गोली खाई और सो गया। पर अगले दिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर से फ़ोन पर बात की और उसने जो जो दवाइयाँ बताई वो मैंने दवाई की दुकान से ख़रीद कर खानी शुरू कर दी। मेरी पत्नी अपने माँ के घर गई हुई थी। अगले दिन मेरी पत्नी जब अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी तो मैं इनको स्टेशन लेने नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। अगले दिन भी दवाइयाँ खाने में निकल गया पर आराम नहीं आया। मेरा ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी गिर गया था। मेरा एक दोस्त एम्बुलेंस लेकर मेरे घर आ गया और हम गंगाराम अस्पताल पहुंच गए। मेरी पत्नी मेरे साथ थी और मुझे कहने लगी, आप ज़रा भी टेंशन नहीं करना, बस बाबा जी का नाम लेते रहो। अस्पताल पहुंचते ही हमारे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक था। इतनी भीड़ थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इतनी भीड़ थी कि कोविड वार्ड से अंदर जाने भी मुश्किल था। मैं जीवन में पहली बार अस्पताल आया था। हजूर जी ने कभी भी मुझे अस्पताल का मुंह देखने नहीं दिया था। मेरी पत्नी अंदर गई और अंदर का माहौल देखकर वो भी रोने लग गई। उसका रोता देख एक बहुत बड़े रुतबे वाली लेडी डॉक्टर मेरी पत्नी के पास आई और पूछने लगी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी पत्नी ने मेरी बीमारी के बारे में बताया। वह कहने लगी, रोने की बात नहीं है, तुम जल्दी से पेशेंट को लेकर आओ। उसने मेरे लिए व्हील चेयर भेजी। मैं चेयर पर बैठकर अस्पताल के अंदर आ गया। उसने मेरी शक्ल देखते ही बता दिया कि मुझे कोविड हो गया है। उसने रजिस्ट्रार को बेड के लिए बोला तो उसने हाथ खड़े कर दिए। लगभग 4,000 की वेटिंग थी। ऐसे में बेड का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी पत्नी रोए जा रही थी। उस लेडी डॉक्टर को दया आ गई और उस रजिस्ट्रार से रजिस्टर लेकर स्वयं ही कहने लग गई कि दिखाओ। अचानक उसने देखा सीरियल नंबर 1 के बाद दूसरी लाइन खाली थी और फिर नंबर 3 से चालू था। उसने खाली जगह पर 1A कर दिया। आनन फानन में मुझे उन्होंने स्ट्रेचर पर लिटा दिया और ऑक्सीजन लगा दी और मेरी पत्नी को कहने लगी, अब तुम खुश हो? अब रोना बंद करो और उनका ध्यान रखो। मुझे थोड़ा होश आया तो देखा लोग डॉक्टरों के पैर पकड़ रहे थे और गिड़गिड़ा रहे बेड मांग रहे थे। अगले दिन डॉक्टर की मदद से बेड मिल गया। हमें अस्पताल वालों ने जो पैसे बोले थे वो जमा करवा दिए। 1-2 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी। मैंने मास्क हटाकर देखा, थोड़ा आराम महसूस हुआ। तभी मैंने सामने शीशे की दीवार से नीचे झांका तो मेरा दिल ही बैठ गया। वहाँ एम्बुलेंस के एक के पीछे एक लगी थी और कोविड की बलि चढ़े गए मरीजों को पैक करके उनमें भरे जा रहे थे। उसे देखकर मुझे लगा पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि 100 में एक आध ही कोई पेशेंट बच पा रहा था और बाकी कोविड की बलि चढ़ते जा रहे थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने सोचा महाराज जी ने रखना है तभी मुझे हॉस्पिटल में बेड दिलवाया है। मैंने महाराज जी का नाम लिया और सारी नकारात्मक बातें मन से निकाल फेंकी। मैं अपने फ़ोन में महाराज जी की साखियाँ एक जगह रखता जाता हूँ। मैंने वो साखियाँ पढ़नी शुरू की यह सोचकर कि मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। जैसे ही साखी पढ़नी शुरू की उसमें पहली साखी के शब्द थे, मैं अपने सेवक के अंग संग रहता हूँ। सेवक का यकीन पक्का होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं सोचने लगा महाराज जी ने ये साखी पढ़वाई है तो इसका कारण होगा। साखी पढ़कर मुझे थोड़ा चैन आ गया। मैंने महाराज जी से अरदास की, महाराज जी मेरे दिल को ठंडक दीजिए जिससे मैं आराम से सो सकूं। मैंने मन में अरदास की, महाराज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हो, इस सृष्टि के संरचना ही आपने की है, मुझे डरने की क्या ज़रूरत। धीरे धीरे मेरे मन को शांति आनी शुरू हो गई। मैं सभी कुछ पॉजिटिव सोचने लगा। फिर एक साखी पढ़ी, उसमें था कि महाराज जी ने कहा है कि मैं अपने सेवक के बाईं तरफ रहता हूँ।
मैंने अपने बाईं तरफ देखा और महसूस करने लगा जैसे महाराज जी मेरे पास ही हैं। संगत जी, उस रात मैं बहुत आराम से सोया। मन में चिंता, डर जैसे ख़त्म सा हो गया था। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोविड-3 के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। एक तो अस्पताल से लगा दिया जाएगा, बाकी 2 आप बाहर से मंगवा लो। पता चला कि यह इंजेक्शन तो 1 लाख रुपए का एक मिल रहा है। किसी जानकार और संजीव वालिया जी की मदद से दूसरा इंजेक्शन मिल गया। हमने इंजेक्शन के पैसे पूछे तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, आप पैसे की बात मत करो, हम चाहते हैं आपका पेशेंट ठीक होकर घर आ जाए। संगत जी देखिए, महाराज जी की कृपा, जो इंजेक्शन बाज़ार में 1-1 लाख रुपए का मिल रहा हो वो मुझे बिना किसी पैसे के मिल गया। यह सब कृपा देख मेरा मन प्रफुल्लित हो गया कि महाराज जी मेरे कितने पास हैं। एक और सुंदर घटना घटी। इंजेक्शन के प्रभाव से मुझे भूख लगती थी। एक दिन मुझे इतनी भूख लगी कि जैसे अगर मुझे खाना नहीं मिला तो कुछ हो ही जाएगा। मैंने महाराज जी से अरदास की, महाराज जी मुझे बहुत भूख लगी है, आप कृपा करो तो कुछ खाना मिल जाए। संगत जी, मैं दिन रात महाराज जी से बातें किया करता था जैसे वो मेरे साथ ही हों। अभी शायद 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि कैंटीन से एक व्यक्ति आया और मेरा नाम पता पूछकर मुझे खाना दे गया। आसपास के लोग भी खाना मांगने लगे तो उसने कहा खाना 2 बजे मिलेगा, यह खाना सिर्फ इनके लिए ही आया है। मेरे मन को और विश्वास आता चला गया कि महाराज जी ने सिर्फ मेरे लिए ही खाना भिजवाया है। 2 दिन के बाद मुझे लगा जैसे मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे घर जाना चाहिए। डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ से सिर्फ अपने रिस्क पर जाओगे और याद रखना अगर दोबारा वापस आना पड़ा तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी बेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर की वेटिंग लिस्ट है। मिनिस्टरों के जानकारों को भी बेड नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर ने मेरे फेफड़ों का टेस्ट किया और मुझे छुट्टी दे दी। हमने अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा किए थे। उसमें से अस्पताल ने हमें कहा कि हमारा 1 लाख का रिफ़ंड वापस आ जाएगा। मेरी पत्नी ने कहा कि हमारा मेडिक्लेम है। डॉक्टर ने कहा अस्पताल में कुछ चीज़ों के पैसे देने ही पड़ते हैं, वो मेडिक्लेम में नहीं आते। जिन एजेंट से हमने मेडिक्लेम करवाया था उन्होंने भी कहा, हाँ कुछ चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं। मेरा मेडिक्लेम पास होते होते रात के 11 बज गए। संगत जी, मेरा बचपना देखिए। मैं महाराज जी से बातें कर रहा था, महाराज जी मेरे 1 लाख रुपए लग गए हैं। यह सोचकर शर्म भी आ रही थी, कहाँ मेरा बचना मुश्किल था और कहाँ मैं 1 लाख रुपए का रोना रो रहा था। सोचकर खुद पर हंसी सी आ गई और महाराज जी से माफ़ी मांगी। सुबह मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि अस्पताल वालों ने मेडिक्लेम के लिए फिर से अर्जी डाल दी है। क्यों डाली है इसका पता नहीं। मेरी पत्नी ने बताया कि अभी 4 घंटे और लग जाएंगे पास होने में। आपको इंतज़ार करना होगा, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। संगत जी, महाराज जी के खेल देखिए। अब जो 4 घंटे बाद मेडिक्लेम पास हुआ तो उसमें जो हमारे 1 लाख रुपए लग रहे थे वो भी पास हो गए थे। कुल मिलाकर मेरी जेब से ना के बराबर ही पैसे लगे थे। मैं सोचने लगा, महाराज जी आप इतना करीब होकर सुनते हो। मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आया और आपने उसे पूरा भी कर दिया। सच में आप बहुत बहुत पास होते हो अपने बच्चों के। पूरे कोविड में मेरे पॉकेट से कुछ ही पैसा लगा। अब आगे महाराज जी के खेल देखिए। मेरा जो दोस्त मुझे अस्पताल दाखिल करवाने गया था उसके रिश्तेदारी में किसी को कोविड हो गया। वो मेरे घर आया और मेरी पत्नी को कहने लगा, भाभी मेरे साथ चलो, वो जो लेडी डॉक्टर थी उससे बात करके हमें हर हालात में बेड दिलवाओ। मेरी पत्नी अस्पताल का पूरा चक्कर मार कर आई, वह औरत कहीं भी नज़र नहीं आई। वो लेडी डॉक्टर को हमने सिर्फ 2-3 बार ही देखा था। एक बार जब मुझे अस्पताल में दाखिल कराना था, दूसरी बार जब सुबह कमरा दिलवाना था और तीसरी बार जब मेरी पत्नी रो रही थी और उसने आकर संभाला। मैं अस्पताल में लगभग 13 दिन रहा और उसमें मेरा 29 किलो वज़न कम हो गया था। मेरे शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मुझे कोई हाथ भी लगाता था तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। परंतु महाराज जी ने अगले 3 महीनों में मुझे एकदम भला चंगा कर दिया था। संगत जी,
अब जब मैं सारी कड़ियाँ जोड़ने बैठता हूँ तो महसूस करता हूँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये समझना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। संगत जी, मुझे गुरबानी के वो शब्द याद आते हैं, जो मांगिए ठाकुर अपने ते साईं साईं देवे, नानक दासू मुक्ते जो बोले इयां ऊहा सच होवे। संगत जी, मैं जब भी इस साखी को याद करता हूँ तो मुझे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। सियाए राम। संगत जी, अगर साखी सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया